सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दिया था, थियरी बता दी थी। अच्छा, सरफेस एनर्जी देखिए, पहली डेफिनेशन क्या है सरफेस टेंशन की, या आपने कहा कि कोई लिक्विड का सरफेस है, लिक्विड सरफेस। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मान ली, एक आपने लिक्विड का सरफेस माना और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया, और ये इमेजिनरी लाइन किसकी है? सेम लिक्विड की है। ठीक, जैसे कि हमने बायनेंसी को डिफाइन किया था, तो बायनेंसी में मैंने क्या लिखा था कि एक आपका वाटर टैंक है और उसमें क्या है कि इमेजिनरी लिक्विड है, मतलब कि स्फीयर है। ठीक है, उस पर नीचे की तरफ फोर्स आपका mg लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक fb लग रहा है। ठीक, उसी तरीके से मैंने कहा कि एक लिक्विड सरफेस है, इस पे आके अपनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, वो क्या है? सेम लिक्विड का। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं तो इस पे क्या होगा? फोर्स लगेगा, सरफेस फोर्स लगाएंगे ना इसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी लेंथ मान लीजिए एल है। अब क्योंकि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये वाटर के सरफेस पे है, तो इस इमेजिनरी लाइन पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? अभी ऑफ हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि ये आपका लिक्विड क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है, ग्लास में आपने पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो मूव तो कर नहीं रहा, इसका मतलब जो इमेजिनरी लाइन होगी वो भी क्या होगी? मूव नहीं कर रही होगी, रेस्ट पोजीशन पे होगी। तो नेट की फोर्स आपने कहा कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, कि इधर की तरफ क्या लगेगा? एफ। यहाँ पे आपने डिफाइन किया सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जो सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा? इस इमेजिनरी लाइन पे जितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। तो यहां से अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब यहां पर अगर मैं पॉइंट पहले यहां तक लिखी, फिर एक दो पॉइंट बताता हूँ। नोट कर लिया? अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो सरफेस टेंशन लगेगा या जो सिंपल फोर्स है वो क्या है? लेंथ के परपेंडिकुलर है। लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स is perpendicular to the length and along the surface and along the surface। सरफेस के along लगेगा और इस लेंथ के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये पहली डेफिनेशन थी।
अब देखिए बैलेंसिंग ऑफ निडल, ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप लोग घर पे करके देख सकते हैं। ठीक, कैसे? आप क्या लीजिए, एक जो पतली सी सुई होती है, ठीक है, उसको पानी के सरफेस से बहुत धीरे से रखिएगा। वो आपका क्या करेगा, सिंक नहीं करेगा। ठीक, वो सरफेस पे रहेगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पेशेंसली कीजिएगा। ये नहीं कि आपने निडल लिया और ऐसे रख दिया, वो सिंक हो जाएगा तुरंत। बिल्कुल धीरे से रखिएगा उसके सरफेस पे। एक ग्लास में पानी ले लीजिएगा, उसके सरफेस पे धीरे से पतली वाली सुई को रखिएगा। तो आपकी क्या होगी, नीचे डूबेगी नहीं, फ्लोट करेगी। लेकिन अगर हम लोग सिंपल डेंसिटी के हिसाब से देखें तो डेंसिटी ऑफ मिडल क्या होता है, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो सिंक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिंक नहीं हो रहा है, क्यों? सरफेस टेंशन के कारण। ठीक, तो मान लीजिए कि एक निडल है, ठीक है, ये एक निडल है। अब इसको आपने क्या किया, जैसे कि अगर मैं मकड़े के जाले को देखूं, मान लीजिए मकड़े का जाला है ये, इसके ऊपर अगर आपने इस निडल को रख दिया तो ये मकड़े का जाला बीच में से ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा स्लैग हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अगर आपने पानी के सरफेस पे रखा, मैंने कहा कि ये पानी का सरफेस था, इसके ऊपर आपने निडल रखा, निडल का क्रॉस सेक्शन ये नजर आएगा ना, सामने से कैसा नजर आएगा आपको, सर्कुलर। ठीक, तो आप सामने से देख रहे हैं इस चीज को। इसी पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं, तो जूम करने पे देखिए क्या चीज नजर आएगी, आपको नजर आएगा कि निडल है ये, इसने सरफेस को थोड़ा सा स्लैग कर दिया, ऐसे ही होगा ना। ठीक, अब ये निडल की लेंथ कितनी थी, एल। ठीक, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस लेंथ के परपेंडिकुलर। ठीक, और वो क्या होगा, अलोंग द सरफेस। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है अलोंग द सरफेस, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, टी इंटू एल, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ ऑफ द निडल। और इसी तरीके से यहाँ पे भी सरफेस, इस पे एक सरफेस टेंशन लगाएगा, इसके कारण फोर्स कितना होगा, टी इंटू एल। आपने कहा कि ये एंगल थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, ये एंगल भी थीटा है, तो ऊपर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 2TL साइन थीटा, और नीचे फोर्स क्या है, mg। अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब 2TL साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसके वेट को बैलेंस कौन करवा रहा है, सरफेस टेंशन। अगर ये सरफेस टेंशन नहीं होता तो कोई भी फोर्स का कंपोनेंट नहीं आता वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, इससे नीडल आपका फ्लोट करते रहता है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, लेंथ की ये लेंथ है, इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अलोंग द सरफेस होगा। सरफेस अब ऐसा हो गया ना, अलोंग द सरफेस। अब देखिए, इसी के कारण जो आपने देखा होंगे मॉस्किटोस पानी के ऊपर आराम से बैठ जाते हैं, वो यही है, सरफेस टेंशन है, उसके वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, लिख लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वाला कौन सा जो वेव में पड़े, नोट कर लिया।
अब देखिए आपने कई बार सुना होगा जहाँ पे भी पानी वगैरह जहाँ पे मॉस्किटोस आते हैं वहां पे हम लोग जितने भी जो आते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड्स में क्या होता है जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं कि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो। तो आपने देखा होगा समर के टाइम पे जब रेनी सीजन होता है तो वहां पे वो केरोसिन डाल दिया जाता है कि मच्छर ना आए। क्यों? केरोसिन ऑयल डाला जाता है। ठीक। पानी का सरफेस टेंशन को ऑयल थोड़ी ना कम कर सकता है। वो तो हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। बिल्कुल सही। देखिए जब आपने क्या किया पानी के ऊपर केरोसिन ऑयल डाला तो केरोसिन का क्या होता है डेंसिटी कम होती है। तो आपने हमेशा करके देख सकते हैं कि वो ऊपर लिक्विड ऊपर ही रहेगा केरोसिन का। ठीक है। तो जो केरोसिन का जो सरफेस टेंशन होता है जो पानी का सरफेस टेंशन होता है केरोसिन का सरफेस टेंशन कम होता है। ठीक। तो अब मच्छर उस पर बैठेगा तो ये जो 2TL साइन थीटा की वैल्यू है वो लेस देन एनडी है। ठीक है। तो उसके वेट को ये बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो पानी क्या होता है पानी के अंदर डूब के मर जाता है मच्छर। ठीक है क्योंकि वो वेट को बैलेंस नहीं कर पाता तो अंदर डूब जाता है पानी के अंदर। अरे एक बार डूब गया तो डूब ही जाएगा। रुकेगा कौन? क्लियर है? बिल्ड प्रॉपर्टी है उसकी। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन सिस्टम लिया जिसमें एक वायर लगा है जो कि मूवेबल और इसकी लेंथ कितनी है? एल लेंथ है। इस सिस्टम को आपने क्या किया एक बकेट लिया जिसमें आपने सोप डाल दिया या डिटर्जेंट डाल दिया। ठीक। जब उसको अंदर डालते हैं तो आपको एक सोप फिल्म नजर आती है बाहर निकालते हैं। कभी देखा है कि नहीं? सोप फिल्म देखी है कभी? अरे अरे कैमरा हमारा नहीं घर पे रोज हमेशा करते रहते हैं। या आपने सिंपल क्या किया पानी में क्या डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए। ठीक है। उसके बाद जब अपने हाथ को अंदर ले जाइए उसके बाहर निकालिए तो आपको फिल्म बन जाएगी यहाँ। ठीक है। तो ये आपकी सोप फिल्म है। आपने इसको डिटर्जेंट में डाला तो आपको एक सोप फिल्म बन गई। अब ये जो सोप फिल्म है ये अपने एरिया को कम करना चाहेगा। एरिया को कम करेगा तो इस मूवेबल वायर पे फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ तो टी इंटू एल। क्लियर है? सोप फिल्म के कितने लेयर होते हैं? दो। एक इधर से भी और एक आपका इधर से भी। ऐसा तो नहीं कि इधर से फिल्म नजर आ रही है इधर से नजर नहीं आएगा। ठीक है। तो सोप फिल्म के कितने सरफेसेस होते हैं? दो। और इसकी थिकनेस ज्यादा होती है। जो सोप फिल्म की थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है इसको इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं दो लेयर मानते हैं। इसके कितने सरफेस के लेयर हैं? दो। एक आगे की तरफ और एक आपका पीछे की तरफ। तो आपने कहा कि एक लेयर ने इस पे फोर्स लगाया अंदर की तरफ लेकिन इसके पीछे वाला लेयर भी तो है। तो फोर्स अंदर की तरफ कितना लगेगा? 2TL। ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है मूव करना है बहुत स्लोली। मेरे को अगर स्लोली मूव करना है तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा
और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होना चाहिए, 2TL। तभी तो मैं इसको स्लोली मूव कर पाऊंगा। मिनिमम फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आपने क्या किया, इसको फोर्स लगाया और यहां तक इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट किया आपने, ठीक है। अगर मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट करूंगा, इसका मतलब आपने वर्क डन किया। जो वर्क डन किया वो किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया वो किस फॉर्म में चला गया, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। देखिए कल कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जितने भी सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो चाहते हैं कि सरफेस एरिया को क्या करें, कम करें। अब मिनिमाइज करने के लिए वो सब चीजें मिनिमाइज क्यों करें, ताकि सरफेस एनर्जी कम हो जाए, ताकि वो स्टेबल हो सके। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाया, जिसके कारण एरिया इंक्रीज हो गया। अगर एरिया इंक्रीज हो गया इसका मतलब सरफेस इंक्रीज हो गया, सरफेस इंक्रीज हो गया तो और ज्यादा अनस्टेबल हो गया। इसका मतलब जो आपने वर्क डन किया वो किसमें चला गया, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो इसका मतलब वर्क डन 2TL इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना। ये किस में कन्वर्ट हो गया, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे अगर ध्यान से देखिए, T इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाई 2LX। अगर मैं L इंटू एक्स करूं तो ये एरिया आएगा ना, रेक्टेंगल के एरिया। यहाँ पे कितने सरफेस हैं सोप के, 2। तो ये 2LX क्या बताएगा, इंक्रीज इन एरिया, ठीक। तो इसको आपने लिखा सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज सरफेस टेंशन। आगे समझ में, अभी आपने सरफेस टेंशन की पहली डेफिनेशन दी थी, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। सेकंड डेफिनेशन आ गई, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। वो हाँ ठीक है, उससे क्या लेना देना? मैं तो उस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ जब तक सरफेस है। दीप्ति, शुभांग, कीर्ति, अंशिका वीडियो ऑन करके बैठिए, मैं रिमूव कर दूंगा। यही तो मूव कर रहे हैं और दूसरी चीज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वही है ना जो ट्रांसपेरेंट है वो बनता है। ये थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा, ये तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्वेश्चन पे तो अभी हम लोग आएंगे। क्लियर यहां तक? यस सर। आपके पास एक वाटर ड्रॉप था जिसका सरफेस टेंशन T है और इसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, ब्रेक इनटू n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स में आपने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। तो आपसे पूछा गया फाइंड वर्क डन। अगर मैं इसको n ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहा हूं तो कितना काम करना पड़ेगा, फाइंड वर्क डन। क्वेश्चन क्लियर है? जो है डेटा सामने, कीजिए, ट्राई कीजिए कैसे करें।
कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगाइए। देखिए इनिशियल सरफेस एरिया कितना है, ठीक है। अगर मैं इसको एन ड्रॉप में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या चीज सेम रहेगी, वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, स्मॉल का कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, लेकिन ऐसे कितने हैं n, तो 4/3 पाई 4/3 पाई, तो यहाँ से आपको मिल गया r इज इक्वल टू कैपिटल R डिवाइडेड बाई n की पावर 1/3। फाइनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, मतलब कि r स्क्वायर n की पावर 2/3 इंटू n, ऐसे n है ना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा n की पावर 1/3 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और फाइनल सरफेस एरिया n इंटू 4/पाई r स्क्वायर, इसका मतलब सरफेस एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें ना, मैंने 1000 ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगी। तो मतलब कि सरफेस एनर्जी क्यों इंक्रीज है, क्योंकि मैंने वर्क डन किया, ठीक। तो इसका मतलब अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। वो की सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। कितना एरिया चेंज हो रहा है 4 पाई r स्क्वायर n की पावर 1/3 माइनस 1, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। यही तो किया था भी पिछले क्वेश्चन में भी। नोट कर लिया।
एक्सेस प्रेशर इन अ ड्रॉप। जैसे कि मान लीजिए ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, सेंटर से कट कर दीजिए। एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या हुआ, अंदर प्रेशर P इन है और आउटसाइड में प्रेशर P आउट है, तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसी को एक्सेस प्रेशर कहते हैं, P इन माइनस P आउट, ठीक है। जो प्रेशर डिफरेंस होता है अंदर और बाहर उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेस प्रेशर। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये क्या है कि स्फीयर है, ठीक है, वाटर ड्रॉप है ना, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर है, पूरा पानी से भरा हुआ है, इसको आपने क्या किया, कट कर दिया। अगर कट करूंगा तो आपको कुछ ऐसा शेप नजर आएगा, ये क्लियर है सभी को, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करूं, मेरे को किसी एक के बारे में बात करना है, मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ, इस वाले पोर्शन को। अगर मैं इसको देखूं, ये तो क्या है, स्टेबल है ना, मतलब कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। यहां से कौन फोर्स लगा रहा है, इनटू प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब यहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। हम लोग प्रूफ करेंगे, जब रेडिएशन प्रेशर पढ़ाऊंगा आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहाँ पे क्वेश्चन है, पूरा 1 घंटा लेंगे प्रूफ में, ठीक है, प्योर इंटीग्रेशन है, ठीक। अभी प्रूफ का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है, अगर 3 डायमेंशनल बॉडी है तो प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये स्फीयर है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक। अब यहाँ से आपने टॉर्च से लाइट मारा, कैसा आपको शैडो नजर आएगा, सर्कल, उसी को कहते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। अगर ये सिलेंडर है, मान लीजिए ये सिलेंडर है यहाँ पे, और सामने से आपने लाइट मारा, कैसा शैडो नजर आएगा, रेक्टेंगल, वो प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को निकालना है कि फोर्स कितना लग रहा है आउटसाइड से, तो ये कितना लगेगा, पी नॉट इंटू सर्कल होगा ना, सर्कल के एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अंदर से कितना फोर्स लगा, पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। एक और प्रेशर है, मतलब कि एक और फोर्स है, कौन सा, सरफेस टेंशन। देखिए इमेजिन कर पाएंगे तभी, देखिए डेरिवेशन का एक और तरीका है एनर्जी के टर्म में, जो बुक में मिल जाता है आपको, ठीक, और वो बहुत इजी भी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक। और जो दूसरा एनर्जी वाला है उसको आप बुक में देखेंगे, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं, पानी में लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस वाले से वो बुक में कर लीजिएगा, मैं इस वाले पार्ट में बता रहा हूँ। इमेजिन कीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ से फोर्स कितना लग रहा है और अंदर से फोर्स कितना लग रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि जो लिक्विड का सरफेस है, मान लीजिए बॉल है, वाटर का बॉल है ये, ठीक है, आपने क्या किया, बीच में से कट कर दिया, ठीक। अब बीच में से कट किया, ये वाला हिस्सा, ये वाला आधा वाला, ठीक है, जो आपका सॉलिड हेमिस्फीयर बन रहा है, ठीक। इसके नीचे क्या पानी है ना, ये पानी है, नीचे जो आधा हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसको ऊपर आपने ऐसे रखा हुआ है। इमेजिन कीजिए अलग है, दो अलग अलग बॉडी हो गई, ठीक है, एक बॉडी को उठाया और आपने इसको ऊपर रखा, तो आपका ये कंप्लीट बन जाएगा, ठीक। तो मैं इसके बारे में बात करूं, जो आपने आधा रखा है, आधा जब इसको ऊपर रखा तो इसकी बाउंड्री तो ये है ना, तो मैंने बताया था कि जो सरफेस टेंशन लगता है वो अलोंग द लेंथ लगता है, मतलब कि बॉडी के बाउंड्री पे लगता है सरफेस टेंशन। अंदर कैसे लगेगा, इमेजिन कीजिए ना, सरफेस टेंशन तो उसकी बॉडी के आउटर पे लगेगा ना। अगर मैं पानी पे आप लेटे हुए हैं तो सरफेस टेंशन आपके बॉडी पे ऐसे लग रहा होगा ना, कहीं कहीं पे, अंदर कहाँ घुस जाएगा पानी, आ रहे समझ में। तो जो सरफेस टेंशन है वो बॉडी की बाउंड्रीज पे लगता है। तो आपने क्या किया, ये जो सॉलिड हेमिस्फीयर है इसको आपने क्या किया, दूसरी पानी पे रखा, तो पानी की ये मतलब कि जो बॉडी का बाउंड्री है वो तो ये है 2πr, ठीक है। अब इस पे आपने लिखा था कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन कितना है, T,
और लेंथ कितना है 2 पाई आर, ठीक, मेरे को इसका मैग्नीट्यूड पता चल गया। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि अलोंग द सरफेस लगता है और परपेंडिकुलर होता है बाउंड्री के। तो अलोंग द सरफेस नीचे वाटर ये है वाटर, ठीक है, ये नीचे वाला हिस्सा ये है, आ रहा है समझ में, ये है नीचे वाला हिस्सा, ठीक। ऊपर से अगर आपने इसको रख दिया तो ये हुआ ना सरफेस, लिक्विड का सरफेस ये, तो इस बाउंड्री पे जो फोर्स लगेगा अलोंग द सरफेस ये ऐसे, ये समझ में आया। अलोंग द सरफेस लगेगा, बाउंड्री के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इसके सामने तो ये है ना वाटर का सरफेस, ये देखिए ये है 3 डायमेंशनल फिगर, इससे थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक। तो अलोंग द सरफेस ये लगेगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी, सरफेस टेंशन इनटू बैलेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस T इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू P इन पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, P इन पाई आर स्क्वायर P in माइनस P आउट इज इक्वल टू T इंटू 2 पाई आर पाई आर। तो यहां से आपको एक्सेस प्रेशर कितना मिल जाएगा, 2T डिवाइडेड बाई पूरे, मैंने कहा था ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, अगर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता तो ये सॉलिड मतलब कि ऐसा थोड़ी ना रह पाता, या तो ये बड़ा हो रहा होता या तो श्रिंक कर रहा होता, लेकिन इक्विलिब्रियम में इसका मतलब बाहर से जो फोर्स लगा रहा होगा, ये अंदर से जो फोर्स लगा रहा होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ये इसका जो सरफेस है वो सरफेस का कर्व जो सरफेस है वो भी एक सरफेस पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं उसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उसका कंपोनेंट नहीं होगा, और एक छोटे डिफरेंशियल। अरे वो सब इसी में ले लिए, ऐसे तो बोला वो डेरिवेशन में करवाऊंगा, पूरे 40 मिनट का डेरिवेशन है। सब आ गया सब, इसी तो प्रोजेक्टेड एरिया, जब हम लोग इंटीग्रेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट निकालते हैं प्रोजेक्टेड एरिया के इक्वल आ जाता है, इसलिए वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने। रेडिएशन प्रेशर में पढ़ेंगे हम लोग, और ये मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। और इसका जो दूसरा डेरिवेशन है एनर्जी मेथड, ये आप लोगों का होमवर्क है, बुक से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए। मंडे को चैप्टर को बाइंड अप करूंगा। आखिरी टॉपिक चल रहा है सरफेस टेम्परेचर बढ़ा देंगे, पार्टिकल दूर दूर भागेंगे, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी।
मेन सरफेस टेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, नीट में भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां से कितना फोर्स लग रहा होगा और अंदर से कितना लग रहा होगा, लेकिन इस लिक्विड में बबल में कितने सरफेस होते हैं, 2। तो अब इधर कितना लगेगा, एक तो आउटर वाला सरफेस, एक इनर वाला सरफेस। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, T इंटू एक का कितना हो जाएगा 2πr इंटू 2। जैसा अभी किया था, एक वायर लिया था, उस पे एक सरफेस के कारण कितना लग रहा था, T इंटू एल। 2 सरफेस से तो आपने क्या करे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे एक सरफेस के कारण कितना लग रहा है, T इंटू 2πr। सो बबल में कितने सरफेस होते हैं, 2। तो फिल्म है ना, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो 2Tr। तो यहाँ पे आपने लिखा P in माइनस P out is equal to 2T into 2πr divided by pi r square। तो फिर सर जो अंदर वाली लेयर होगी वो तो सर अंदर वाला उसमें तो सरफेस पे होगी ही ना। अरे लिक्विड का सरफेस है ना ये, इसके अंदर ये ऐसा सरफेस है ना। और सर ये अंदर से हॉलो है क्या, और क्या बबल है ना, अंदर के अंदर कुछ नहीं है। आगे समझ में। हो गया। अच्छा, एक चीज और, एयर बबल। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखेंगे, अगर एक लेयर होगा तो एक्सिस प्रेशर कितना होगा 2T/r। अगर 2 लेयर होंगे तो एक्सिस प्रेशर कितना होगा 4T/r, ठीक। अब एयर बबल है तो यहाँ पे जो एयर बबल की जो थिकनेस होती है लेयर की वो बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग कितने लेयर मानते हैं, एक। तो अगर एयर बबल है तो एक्सिस प्रेशर कितना होगा, लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में यूज आएगा। तो फिल्म में उसकी थिकनेस ज्यादा होती है इसलिए 2 लेयर कंसीडर करते हैं। एयर फिल्म में आपकी थिकनेस कम होती है एयर बबल में, इसलिए उसको हम लोग एक ही लेयर कंसीडर करते हैं। अच्छा देखिए, एक सिंपल सा जनरल ऑब्जर्वेशन आपने देखा है कि नहीं, कि जब हम लोग टेस्टिंग वगैरह करवाने जाते हैं, ठीक है, जैसे ग्लूकोज के टेस्ट में तो हमेशा 1-2 ड्रॉप दिए जाते हैं, मतलब कि अपने खून के 1-2 ड्रॉप देते हैं ना।
तो वो जो रहता है वो एक ग्लास स्लैब लेकर आता है छोटा सा, ठीक है। अगर तुरंत उसको रिजल्ट देना होता है कि हाँ क्या है आपका टेस्ट रिपोर्ट, तो क्या करते हैं, ग्लास लेकर आता है छोटा सा रेक्टेंगल का, और उसमें क्या लेता है, एक दो बूंदे आपकी ले लेता है, ठीक। और उसके बाद एक और ग्लास लेता है, उसको ऊपर रख देता है, ठीक है। अब 2 ग्लास हो गया, उसके नीचे क्या है, ब्लड है आपका, ठीक। अगर वो ग्लास को ऐसे उठाना चाहेगा ना, पूरी जिंदगी में दम लगा ले उठेगा नहीं। वो क्या करता है, स्लाइड करता है। उसी की बात करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसी पे डिस्कशन होगा। स्लाइड कर दो, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि आप पानी गिरा दीजिए, एक शीशा ले लीजिए, ठीक है, उस पर 2-3 बूंदे गिरा दीजिए पानी की, या थोड़ा सा पानी और गिरा दीजिए। बहुत ज्यादा लेंगे तब तो वो स्लाइड और ऊपर उड़ भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी लेना है और एक और शीशा उसके ऊपर रख दीजिए। अब इसको ऐसे उठाना चाहेंगे ना ऐसे करके, तो नहीं उठ पाएगा, बहुत ताकत लगानी पड़ जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं उसको दोनों शीशे को ऐसे स्लाइड कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो इसलिए हमेशा देखिएगा जब वो लेता है ना, एक बार फिर से ऑब्जर्व कीजिएगा, जब भी अगर आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वो जब लेगा ना उस पे, तो उसको बोले भैया ऐसे उठाओ, ठीक है। बोलेगा नहीं नहीं ऐसे उठाऊंगा, तो उसको रीजन बताइए क्यों होता है। चलिए एक्वेरियम में अब देखिए, हम लोग कई जगह देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए घर है, इसके बगल में एक और घर बना हुआ है, तो जो सीलन आती है वो दूसरी वाली दीवार पे आती है जहाँ पे बगल में घर है। यहाँ पे तो थोड़ा कम है, दिल्ली वगैरह में क्या है, एक घर बना हुआ उसके जस्ट बगल में ऐसे दूसरा चिपका हुआ, फिर तीसरा, ठीक है। तो इस वाली दीवार से सीलन बनी रहती है, ठीक। और सामने वाले को बोलता है कि आपके कारण मेरे घर में सीलन आ रही है, ठीक है। और उसको बोलो तो बोलता है कि आपके कारण मेरे घर में सीलन आ रही है। तो दोनों की प्रॉब्लम नहीं होती, वो नीचे से सक करता रहता है पानी के ऊपर, कैपिलरी बना देता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हम लोगों को भाई। चलिए, जो देखा है पहले एक्वेरियम पे आते हैं। अब देखिए एक्वेरियम में जो आपकी हाइट होती है, एक्वेरियम क्या होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 2 मीटर, 3 मीटर या 4 मीटर, इस कमरे के बराबर मान लीजिए बहुत बड़ा एक्वेरियम बना दिया, ठीक। तो जो हमारी हाइट होती है लिक्विड में, आपको पता है कि अगर समुद्र में अगर मैं नीचे की तरफ बहुत ज्यादा गहराई में जाता हूँ तो टेम्परेचर वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक्वेरियम में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, तो टेम्परेचर का वेरिएशन नेग्लिजिबल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलते हैं कि अगर हम लोग लिक्विड में एक्वेरियम में ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं ना, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। चलिए, अब आपने देखा होगा कि नीचे एक मोटर लगा रहता है जिससे बबल्स निकलते रहते हैं हमेशा कंटिन्यूएशन में, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो बबल्स निकल रहे हैं वो ऊपर क्यों मूव करते हैं, वो नीचे नहीं मूव करते रहते हैं। बबल्स निकलते हैं वो ऊपर आते रहते हैं, फिर ऐसे फूट जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर फूट जाते हैं। ऊपर क्यों आता है बबल, नीचे प्रेशर हाई रहता है, उल्टा सीधा रीजन देंगे तो लकड़ी रखना अगले बार से स्टार्ट कर दूंगा तो वाह। क्यों, फिर तो यहाँ पे तो एयर होना ही नहीं चाहिए, अगर ऊपर ही जाना है तो बिना एयर के होना चाहिए यहाँ पे कमरे में। क्यों, यहाँ पे जो एयर बबल बना नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ऊपर लग रहा है fb, क्योंकि इसके अंदर एयर है इसलिए इसका वेट क्या होता है,
बहुत कम होता है, ठीक है। और एफ का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बबल, तो उसका वेट तो ज्यादा होगा ना लिक्विड अगर यहाँ पे होता तो इसलिए एफ की वैल्यू ज्यादा है एमजी से, इसलिए एयर बबल क्या होता है ऊपर की तरफ हमेशा मूव करते हैं पानी में। लिखिए यही क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि यहाँ पे एक्वेरियम में जो एयर बबल से प्रोड्यूस होते हैं नीचे, वो ऊपर की तरफ क्यों मूव करते हैं, फिर रीजन लिखिएगा, नोट कीजिए। तब तक क्लास छोड़ोगे 6:15 क्यों? नोट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, जब एयर बबल यहाँ पे ऊपर जाता है इसका साइज बड़ा होता जाता तो प्रेशर कम होता है? ये पीवी कांस्टेंट है सर, पीवी को कांस्टेंट रखना है तो जो प्रेशर है वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। मेडिकल वाले की तरह जवाब मत दीजिए, पहले बता रहा हूँ। नहीं सर, सर ने केमिस्ट्री में ऐसा करवाया था ना सर। अब तो फिजिक्स है ना। सरफेस पे कहाँ, ये तो अंदर है, तो सरफेस टेंशन कैसे लेंगे? ऊपर जाएगा तो साइज क्यों इंक्रीज होती है बबल्स की? अच्छा, प्रेशर कैसे कम हो रहा है? वहां पे सर जैसे यहाँ पे वाटर का प्रेशर लगेगा, हाँ वहाँ पे वाटर जैसे ऊपर वाटर अच्छा, तो वहाँ पे से 3 नोट लगेगा और तो अपना साइज बढ़ा लेगा, बोले मैं बड़ा हो जाता हूँ। अरे सर ये पीवी कांस्टेंट है। अब तो पिटाई करूंगा, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैं केमिस्ट्री भी सुधारूं थोड़ी सी। नहीं सर, यही कहा था कि अरे ये प्रेशर कहाँ है, बाहर से प्रेशर है तो पीवी कांस्टेंट बाहर का कैसे कर देंगे? अभी प्रेशर बात करें बाहर का, कि अंदर जा रहे हैं तो प्रेशर रूजीएच के करेंगे, तो बाहर का प्रेशर है। तो मतलब कि पानी जैसे से ऊपर जाएगा बढ़ता जाना चाहिए, समुद्र ऐसे करके ऐसे जाना चाहिए। आया समझ में आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से? हाँ,
सर अंदर का प्रेशर जो है वो लगातार कम होता जाएगा। क्यों? बबल का। क्यों? उसका बॉइलिंग पॉइंट है बबल का। कांस्टेंट तो बढ़ कैसे रहा है? बबल का जो है वो बॉइलिंग बढ़ रहा है, तो बबल का अंदर से प्रेशर कम होता है। अरे यही तो क्वेश्चन है कि क्यों बढ़ रहा है वॉल्यूम? सर ये क्या कर रहा है? दीप्ति, कर्तव्य बताइए। अरे क्यों बड़ा कर लेगा अपने साइज को? उसको क्या पड़ी है? वाटर का प्रेशर जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है सर, अब उससे क्या है, प्रेशर को मेंटेन रखना है। अंदर की इक्वल टू पी आई का बोलता है कि वाटर का प्रेशर लगेगा तो पी परसेंट बना, वो भी बात नहीं है, वो बेरे वाली बात है। थोड़ा सा जो अरे अभी एक्सेस प्रेशर पढ़ाया है। यहाँ पे आपने एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? 40/R। सॉरी ये एयर बबल है ना, तो 2T/R। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो P in इज इक्वल टू 2T/R प्लस P0। ये जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इस वाले पोजीशन पे देखा, मैंने कहा यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे प्रेशर अंदर कितना है? P2। तो अगर मेरे को P1 लिखना है तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2T/R तो है ही, इसको स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। अब या जो भी कैपिटल आर मान, अब यहाँ पे जो बाहर से प्रेशर है P0 प्लस, तो ये P1 ज्यादा है ना, ठीक। इधर अगर मैं P2 लिखूं तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2T/R डैश, ठीक है, प्लस P0। इधर रोजीएस नहीं है, तो ये प्रेशर कम हो रहा है। मेरे को अंदर के प्रेशर के, आप लोग बाहर पे अटके हुए हैं, ठीक है ना। साइज तो अंदर वाले प्रेशर के कारण इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना, बाहर वाले प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो डिपेंड भले ही कर रहा है उस पर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? P1 जो प्रेशर है ऊपर जाते जाते अंदर का प्रेशर वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। लिख लीजिए। अरे इधर रोजी चाह रहे हैं ना, इधर लिखने की बात है। इस वाले कौन? अरे फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप एल्टीट्यूड पे कैसे पहुंचे? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, तो जो टॉपिक जहां आएगा वहीं पर, यहाँ पे घुसाइए मत दो चार चीजों। अभी हम लोग लिक्विड पे, यहाँ पे एयर प्रेशर पे पहुंच गए। क्या है? एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है ना।
हो गया। अकील, अरुण, सब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस खत्म हुआ होने की लाइन लगा दूंगा मार्च में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी तो किसी से कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में सिलेबस चल रहा है कि पहले सिलेबस खत्म करूँ। और जो जो पढ़ाई नहीं हो रही है ना, मार्च में लिटरली डंडे के जोर पे पढ़ा दूंगा। पी पता है 2T/R, तो P इन माइनस P आउट इज इक्वल टू 2T/R। तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा? 2T/R प्लस P आउट, जो आउटर का प्रेशर है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे P1 लिखना चाहता हूँ, तो आउटर का प्रेशर कितना है? P नॉट है प्लस रो जी एच, क्योंकि एच हाइट नीचे आ गया ना। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। अब मैं ऊपर आऊंगा तो यहाँ पे तो एच तो है ही नहीं, तो सिंपल यहाँ पे प्रेशर कितना है बाहर का? P नॉट है, एयर का प्रेशर, तो आपने ये लिख दिया। तो देखिए P1 और P2 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ ना। प्रेशर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम लोग डिटर्जेंट डालते हैं पानी के अंदर, तो उसके अंदर जो झाग बनता है, ठीक है, एक के ऊपर एक बबल्स बन जाते हैं। ये नहीं कि अलग अलग बबल्स बन रहे हैं, ऐसा होता है क्या? आपको ऐसे बनते हुए नजर आते हैं। यमुना नदी पे देखिएगा, ऐसे होंगे बहुत सारे। गंदगी है ना वहां पे, ठीक है, तो ऐसे बबल्स आपको नजर आते हैं। ठीक, ये घर पे भी करके देखना, जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो ये ऐसा शेप बन रहा है आपका। तो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया कि कुछ ऐसा शेप है, दो बबल्स मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया, तो जो इन दोनों की इंटरफेसिंग लाइन है वो कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी। आपको नजर आएगा कि साफ साफ नजर आएगा, कभी आज दिखेगा। ठीक है, क्यों? आंसर तो थर्ड वाला है। क्यों? सर उसका बड़े वाले का वॉल्यूम ज्यादा है, उसका प्रेशर कम होगा, छोटे वाले का प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसमें अंदर देखिए, मान लीजिए कि इसका रेडियस क्या है R1 और इस वाले का रेडियस है आपका R2। अगर इसके अंदर का प्रेशर लिखूं तो क्या लिखूंगा? P नॉट प्लस, सोप बबल है ना, 40/R2, और इधर का प्रेशर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? P नॉट प्लस 40/R1। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इसका रेडियस कम है इसलिए ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो बाहर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो इससे इंटरफेसिंग लाइन कौन सी होगी? ये वाली। रीजन लिखते हैं क्योंकि थ्योरी में पूछा गया था रीजन, कैसा क्यों होता है। अब मेरी क्लास में आप तीनों आगे बैठा कीजिए, अंकुर, अखिल और पलक। नेक्स्ट टाइम से आप लोग फ्रंट पे बैठेंगे और आप लोग इनके पीछे। जैसे अरे पीछे थोड़ी ना बोल रहा हूँ, एक बेंच पीछे चल जाएंगे, मैं इधर बैठा दूंगा, आवाज तो पहुंचेगी ना।
नोट कर लिया? तो अभी तक क्या कर रहे थे? अब देखिए, ये जो इमेजिनरी सरफेस बनी है, इसको एक पूरा कर्व कर दीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। तो मेरे से पूछा गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तब भी बताया था, ठीक है, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग निकाले, तो मैंने कहा ये कर्व्ड पाथ है ना, ये कर्व्ड है ना, तो ये कौन से सर्कल का रेडियस होगा? तो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये आपने कहा कि इमेजिनरी सर्कल बन रहा है, तो इसका रेडियस निकालना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। निकालिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, और जो फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर R1 माइनस R2 ओवर में R1 R2। सिंपल सा है, सोचिए आ जाएगी। सर आपने रेडियस का नाम क्या बोला था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस सिर्फ इमेजिनरी बबल को देखिए, ये एक इमेजिनरी बबल है ना, एक्चुअल में है नहीं, आपने सिर्फ इमेजिन किया है, ठीक है। तो अगर ये इमेजिनरी बबल है तो इसके अंदर प्रेशर कितना है? ये है, क्योंकि ये कर्व्ड पाथ क्यों बना? इस फोर्स के कारण, और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाला प्रेशर, ठीक है। और इसकी बाहर में कौन सा प्रेशर है? ये वाला P नॉट प्लस 40/R1। तो एक्सिस प्रेशर क्या हो जाएगा? P नॉट प्लस 40/R2 माइनस P नॉट प्लस 40/R1 इज इक्वल टू, ये तो इमेजिनरी बबल है, इमेजिनरी बबल का एक्सिस प्रेशर क्या होता है? 40/R। तो आपने कहा 40 डिवाइडेड बाई स्मॉल r, सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 40 कॉमन, 1/R2 माइनस 1/R1 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो 40 कैंसिल, तो यहाँ से 1/R इज इक्वल टू 1/R2 माइनस 1/R। वही तो एक्सिस प्रेशर है। इसी कारण ही बराबर होगा। ये बड़ा वाला बबल है नहीं, इमेजिन। पर डे आप लोग रिकॉर्डिंग का याद दिलाया कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, मैं ही भूल जाता हूँ। आज मेरे को याद था, मैंने इसे ऑन कर दिया था, ताकि अगले दिन इवनिंग में आप लोगों के ग्रुप में डाल दें, किसी को देखना हो वो देख लेगा, ठीक है। एक बार वन लाइन
बस, ठीक है, ज्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना। मैंने समझाया, नहीं समझा तो जहां पे लगी क्या रिक्वायरमेंट है मेडिकल वालों को, मैं 10 बार समझाऊं, लेकिन हमें जहां पे फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूले को याद रखिए। अब देखिए कॉन्टैक्ट एंगल, आपने क्या किया, कैपिलरी ट्यूब है आपके पास। अब यहाँ पर लिक्विड, मतलब कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है एडहेसिव फोर्स और एक होता है कोहेसिव फोर्स। ठीक है, एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जो कि डिफरेंट मटेरियल्स में लग रहा हूँ। ठीक, जैसे कि एक वाटर है, ग्लास है, दोनों अलग अलग है ना, तो वाटर और ग्लास के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। और सेम पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। मतलब कि वाटर और वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है, जिसका रेडियस बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, 0.05 mm, 0.5 mm, 1 mm, इतना रेडियस होता है उस कैपिलरी ट्यूब का। तो अगर कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बहुत कम है तो ये जनरल हमने देखा है कि इसमें जो पानी है ऊपर आ जाता है। ठीक है, आपने कैपिलरी ट्यूब लिया, पानी के अंदर डाल दीजिए, तो पानी ऊपर राइज कर जाता है। जो नेचर में हो रहा है वही पहले बता रहा हूँ। ठीक, तो उसके पीछे से क्या लॉजिक दिया गया। अब आपने कहा कि इसका रेडियस बहुत कम था और इसको अगर आपने पानी के अंदर डाला तो ये वाटर राइज हो गया, लेकिन जब एक आपने बड़ी सी ग्लास ली और उसको पानी के अंदर डाला तो उसमें वाटर राइज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कैपिलरी ट्यूब में हो रहा था। अब इसके पीछे रीजन क्या दिया गया, क्योंकि इसका रेडियस बहुत ही स्मॉल होता है तो इसके अंदर जो पानी आएगा वो भी बहुत कम आएगा। तो इसके अंदर जो पानी आ रहा है वो भी कम आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर जो पानी का वेट है वो भी कम है, क्योंकि पानी ही कम जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो जो एडहेसिव फोर्स होता है, जो वाटर और ग्लास के बीच में फोर्स लग रहा है, ये मान लीजिए कि वाटर, ये ग्लास का सरफेस है, ये लिक्विड पे क्या लगा रहा है, फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये अपनी तरफ खींच रहा है ना। अब इसने खींचा और देखा कि ये वेट मेरे बराबर है, मतलब इसको मैं खींच सकता हूँ, तो इसको धीरे 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 ऊपर ले आता है। जो हमारे स्टेम्स वगैरह यही होते हैं कि हम लोग रूट्स में हम लोग क्या करते हैं, वाटर डालते हैं और वो आपके पत्तियों तक जाते हैं, लीव्स तक। ठीक है, वो कैपिलरी एक्शन होता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज होती हैं, पढ़ा है ना बायो वालों में। ठीक है, पढ़ा है, तो उसमें यही होता है, कई सारे कैपिलरीज होती हैं, तो वो क्या करती है, पानी को सक करते रहते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, तो इसलिए वो लीव्स तक पहुंचता जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जो एडहेसिव फोर्स है जो कि ग्लास ने पानी पे लगाया वो ज्यादा होता है, इसलिए इसका शेप ऐसा होता है, ऐसे खींच रहा हूं ना पानी को, तो ग्लास सरफेस ग्लास ही तो है। ठीक है ना, तो जो ग्लास का सरफेस है वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और ये वेट के कारण ऐसे स्लैग होगा। ठीक, तो ये शेप हो जाएगी। तो इस केस में आपने कहा कि जो एडहेसिव फोर्स है वो क्या है, ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तभी तो ऊपर खींच पाएगा। एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो तभी तो उसको ऊपर ले पाएगा उस पानी को। यहाँ पे हम लोग कांटेक्ट एंगल के बारे में बात करते हैं। कांटेक्ट एंगल का मतलब क्या होता है कि आपने जहां पे दोनों पार्टिकल्स कांटेक्ट में हैं, मतलब कि ग्लास और पानी, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अलोंग द वाटर सरफेस, जो लिक्विड का सरफेस है उसके अलोंग। अब जिस डायरेक्शन में लिक्विड है उस डायरेक्शन में ये होता है थीटा, ऊपर मत ले जाएगा, ऊपर लिक्विड नहीं है। ठीक है, तो जहां पे लिक्विड है उस डायरेक्शन में आपने मूव किया तो ये जो एंगल है यही क्या है, आपका कांटेक्ट एंगल। तो क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में
कि जो कांटेक्ट एंगल है वो है आपका 50 डिग्री, और आपसे पूछा गया कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स। अगर एंगल एक्यूट है तो क्या होगा, देख लीजिए इस केस में क्या होगा, एक्यूट एंगल। अगर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है तो कांटेक्ट एंगल क्या होगा, एक्यूट। तो सेम पार्टिकल्स के बीच में अभी हम लोग मरकरी भी पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। और सर एक चीज बताइए कि एडहेसिव फोर्स लगता है कि अगर ना वॉल्स तो हर पार्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हैं तो मतलब फ्रिक्शन तो अवॉइड करेगा ना एडहेसिव फोर्स को वॉल के बीच में। पानी ग्लास में भर लीजिए, पानी को फेंक दीजिए, तभी वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। वो तो फ्रिक्शन की वजह से बेटा एक दिमाग सही हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स के कारण। जिसे फेविकॉल खरीदो उस पर देखिए लिखा रहता है एडहेसिव, मतलब कि दो अलग अलग चीजों को चिपकाने का काम आता है। एक्यूट एंगल बनेगा अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव से। ये देखिए ना, एडहेसिव ज्यादा है तो इसने अपनी तरफ खींच लिया, तो ये ऐसे एक्यूटली तो बनेगा ये एंगल। बस यही है थ्योरी का क्वेश्चन। हो गया, आप आगे कर लीजिए। मरकरी ग्लास, वो लिख लीजिएगा, वाटर ग्लास सिस्टम था ये वाला, वाटर ग्लास सिस्टम है ये। अब होती होगी, मेरे को नहीं पता, होती होगी, मैं ये नहीं कह रहा। अब पता नहीं, मेरे कोर्स में भी नहीं था। जब मरकरी डालते हैं तो मरकरी ऐसा शेप लेता है, इसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, इसलिए ये शेप होगा। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचेंगे ना, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचेंगे, तो यहाँ पे सरफेस से फोर्स का में पार्टिकल खींचेंगे तो बीच में से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन, इसलिए जब पानी को जमीन पे गिराते हैं तो ऐसा शेप नजर आता है आपको, और जब मरकरी को गिराएंगे तो बिल्कुल ड्रॉप के फॉर्म में रहेगा वो, ठीक है। और इधर मेरे को अगर कांटेक्ट एंगल बनाना है तो आपने क्या किया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अलोंग द सरफेस। आगे समझिए, अब बुक में ये डेफिनेशन कई बार पढ़ते हैं, समझ भी नहीं आता कैसे बना रहा है कांटेक्ट एंगल। और इसलिए देखिए, कोई यहाँ पर मरकरी जब भी गिरता है तो उसको आप हाथ से ऐसे उठा सकते हैं ऊपर, ठीक है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, वो ड्रॉप के फॉर्म में बिल्कुल, ठीक है, वो चिपकता नहीं है जमीन से, एडहेसिव फोर्स कम है। क्लियर है? क्या, मेरे को नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं तो मैं क्या बताऊं।
देखिए प्योर वाटर ग्लास सिस्टम में जो कांटेक्ट एंगल होता है वो होता है 0। कई सारे का बुक में यहाँ पे 90 डिग्री लिखा हुआ है, इसलिए लिखवा रहा हूँ। बहुत सारे बुक में गलत लिखा हुआ है। प्योर वाटर ग्लास सिस्टम में जो कांटेक्ट एंगल होता है वो 0 होता है। अगर कांटेक्ट एंगल 0 होगा तो शेप कैसा होगा पानी का? प्योर हेमिस्फीयर। ये हुआ ना, कांटेक्ट एंगल 0 हो गया, तभी तो प्योर हेमिस्फीयर होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, नीट में भी और इंजीनियरिंग में भी। अब लिखा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, अब गूगल में भी सर्च मारेंगे मिल जाएगा 90। इसलिए कई लोग बहस करते हैं बेकार में इसमें, कैसा 90 लिखा हुआ, गूगल भी 90 कह रहे हैं। अरे गूगल कंप्यूटर थोड़ी ना, इंसान ने डाला उसमें। अपने पे विश्वास रखिए, इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, कंप्यूटर ने इंसान को नहीं। बोलिए बोलिए। नहीं वो तो पहले ही कर लिया ना, वाटर ग्लास सिस्टम एडहेसिव बहुत ज्यादा थी इसलिए ऐसी थी। कैसे इक्वल? नहीं ज्यादा हो ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैपिलरी राइज, कि पानी कितने हाइट तक आएगा। ठीक, तो वही आपका लास्ट टॉपिक है, मंडे को इसको बाइंड अप करेंगे। तो थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए बुक से, जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। एससी वर्मा रीड कीजिए, नीट वाले एनसीईआरटी। अच्छा अभी बोल दीजिए, मैं रोज भूल जाता हूँ। अभी बोल दीजिए, अखिल जी को बोल दीजिए, इंजीनियरिंग वाली फ्लूइड की सीट दे दीजिए। 50। आप ट्यूसडे और फ्राइडे को क्यों नहीं आई थी डाउट सेशन में? सर फ्राइडे को तो मैंने वैसे ही ऑफ लिया था, मैंने टेस्ट भी दिया था। ट्यूसडे को मेरे को कोई डाउट था नहीं इसलिए। फ्राइडे को सभी क्वेश्चन? हाँ जी, रोटेशन के सभी सीट के क्वेश्चन हो गए? हाँ सर मैंने कर लिए, और जो डाउट था वो मैं फ्राइडे को आ नहीं सकती थी डाउट क्लास में, क्योंकि मैं कहीं बाहर थी और वहाँ नेट नहीं होता। ठीक है सॉरी सर। ओके।